Assalamualaikum. First of all, welcome all of you. तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. My name is Fahd Iqbal and I am information security researcher and currently I am a co-founder and COO of CyberFix, and I have trained some organization like KPK Police, Punjab Police, AJK IT Board and Kamyab Naujawan scheme from NAVTech. और मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर हूँ लाइक इंटरनेट सोसाइटी, पाइसा, एपीसिग, आईकैन, APRIGF. एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, जहाँ से मैंने कुछ एक्सपर्टीज हासिल की लाइक जिसमें मैंने रिस्क असेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की. उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट्स, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसीजर. अगर हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट्स की तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर रिस्क असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क असेसमेंट में हम ये देख रहे होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने % चांस है कि कितना उस पर अटैक आ सकता है. तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे होते हैं. लाइक आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सुनने को मिलता है कि हमारा 10% रिस्क फैक्टर है, हमारा 20% रिस्क फैक्टर है. इसकी एक एग्जांपल इस तरह अगर नॉन टेक्निकल वर्ड्स में मैं दूं तो वो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर के बारे में ये कह सकते हैं कि लाइक के एक आग लगी है, आग बुझाने के इक्विपमेंट्स तो हमने पहले लगा दिए हैं, लेकिन उस आग को बुझाने से पहले पहले कितने % हमारी चीजें जल चुकी हैं. तो ये हमारा रिस्क फैक्टर है कि 20% हमारी चीजें जली हैं या 10% जली हैं. तो ये हमारा रिस्क फैक्टर है. सेम अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो रिस्क असेसमेंट में अगर हम आगे बात करते हैं तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कोई अटैक आया है, जितनी टाइम में हम मिटिगेट करेंगे तो हमारा कितना डाटा लॉस हो गया. तो ये रिस्क असेसमेंट आ गया. मैनेजमेंट हो गई. उसके बाद ऑडिट्स के हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे सिक्योरिटी ऑडिट्स कंप्लीट है या नहीं है, क्या चीज़ हमारी अप टू डेटेड है, क्या चीज़ अप टू डेटेड नहीं है, कौन सी न्यू इंक्रीमेंट्स लगानी है, कौन सी न्यू चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, किन किन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं. उसके बाद क्रिप्टोग्राफी की अगर बात करें तो हम अपना चैनल देख रहे होते हैं कि हमारा कौन सा सिक्योर चैनल है जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं. हमारा डाटा अगर स्टोर है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है या नहीं है. हैकर्स देख रहे होते हैं कि कोई भी डाटा जब उनके पास आ जाता है या कोई भी डाटा वो स्टील करते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि उसके अंदर जो डाटा उनके पास पहुंचा है क्या वो उस फॉर्म में है कि वो रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ रही होती हैं. उसके बाद नेटवर्क की सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल के किस पर्सन को हमने कितना एक्सेस दिया हुआ है. ये ना हो कि कोई क्लर्क आपके नेटवर्क्स को देख रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटर आपके अकाउंट्स को देख रहा हो. तो ये सारी की सारी चीजें हमारी नेटवर्क के अंदर आ रही होती हैं. तो ये एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर आ रही होती हैं. तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर तो ये आगे हम डिटेल में देखते हैं. उसके बाद अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बात करता हूँ तो एक्सपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डिफेंसिव साइड है. डिफेंसिव साइड में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे कोई टेक्निकल एनालिसिस जो हो रहे होते हैं या हमारे पास कोई साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे होते हैं तो हम उसे रन टाइम पर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये जो अटैक्स आ रहे हैं इन्हें कैसे मिटिगेट करना है. हम एडवांस अपने सोल्यूशन डिप्लॉय कर रहे होते हैं कि कोई हमारा उससे पहले कोई अटैक आता है तो हम सारे के सारे अपने अटैक्स को आइडेंटिफाई करके रन टाइम रिमूव कर रहे होते हैं. इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपके पीसी के अंदर आप यूएसबी लगाते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है. जैसे ही आप मोबाइल के अंदर या आप अपने पीसी के अंदर जैसे ही आप यूएसबी इंसर्ट करेंगे तो फौरी तौर पर वहां आपके अलर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं फायरवॉल की तरफ से कि यहाँ पर एक इन्फेक्टेड या इसके अंदर मलिशियस कोई कोड है जो कि आपने इंसर्ट किया कोई यूएसबी. तो इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. तो ये हमारे प्री मेजर्स होते हैं कि हम पहले ये सारी की सारी मेजर्स ले रहे होते हैं. इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में हम नेटवर्क्स की ले रहे होते हैं, इसी तरह हम सर्वर के ऊपर मेजर्स ले रहे होते हैं, इसी तरह हम अपने एंड पीसीज पर ले रहे होते हैं ताकि कोई अटैक आए तो हम पहले ही उसके आइडेंटिफाई करके उससे हम इन्वेस्टिगेट कर सके. उसके बाद फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर मेरी कुछ स्किल्स हैं लाइक के फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जस्ट ये मकसद नहीं होता कि हमारे ऊपर अटैक आया है
तो हमने बंदे को ट्रेस करके उसे अरेस्ट करना है। हमारा मेन मकसद ये होता है कि उसने अटैक कैसे किया है, कौन से हमारे लूप होल्स थे जिसे उसने यूज करते हुए हमारे ऊपर अटैक लॉन्च किया है। तो हम फोरेंसिक्स करके ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ताकि हम इन फ्यूचर उस तरह के अगेन कोई इनफैक्ट कोई अटैक्स आते हैं तो हम उनसे अपने आप को मिटिगेट कर सकें, अपने आप को उनसे बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आईडीएस का जिक्र है कि आईडीएस के अंदर मैंने कुछ काम किया हुआ है। यहाँ पर हम कुछ सिग्नेचर्स ऐड कर लेते हैं कि इस टाइप के कुछ हमारे पास अटैक्स आ रहे होते हैं, तो हम उसे रन टाइम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर मीन टू से कि मैंने एक फाइल है उसे मैंने ब्लॉक कर दिया। उस टाइप की जब भी फाइल आएगी तो वो मुझे अलर्ट जनरेट करेगा, उसे पहले ही डिटेक्ट करके उसे साइट पर कर देगा या नोटिफिकेशन मेरे पास सेंड कर देगा। उसके बाद कुछ मेरी एक्सपर्टीज की अगर बात करें तो लॉ इन्फोर्समेंट को कुछ ट्रेनिंग्स मैंने प्रोवाइड की हैं, ट्रैकिंग द क्रिमिनल ऑन साइबर स्पेस, जहाँ पर हमने साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन की थी, डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में, नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। उसके बाद अगर मेरी एक्सपर्टीज की बात करें तो वहाँ पर मैंने एज अ की नोट स्पीकर यूनिवर्सिटीज के अंदर एज अ पैनल स्पीकर, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के ग्रास रूट लेवल पर मैंने सेशंस प्रोवाइड किए हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चों को बेसिक साइबर सिक्योरिटी का पता हो कि हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमने अपने पासवर्ड्स को सिक्योर करना है, कैसे हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है, कैसे हमने अपने सोशल अकाउंट्स को सिक्योर करना है, कौन सा डाटा हमने शेयर करना है, कौन सा डाटा हमने शेयर नहीं करना। तो ये ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस सेशन एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मेंबरशिप की बात करें तो करेंटली मैं एमएसटी मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप और उसकी इवेंट और फेलोशिप कमेटी का मैं मेंबर हूँ, APRIGF का, और करेंटली इंटरनेट सोसाइटी का इंटरनेट सोसाइटी इस्लामाबाद और ग्लोबल चैप्टर का मेंबर हूँ, और उसके बाद पाइसर सर्ट का मैं पाइसर सर्ट का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और एज अ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर वॉलंटियर कर रहा हूँ। अगर मेरी जर्नी की बात करते हैं तो मैंने अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया था इन साइबर सिक्योरिटी वो पाइसर सर्ट से लिया था। वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर वर्क किया और वहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग जब कंप्लीट की तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की वहीं पर ही मुझे जॉब ऑफर हुई। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के नाम से, तो वहाँ पर मुझे एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब ऑफर हुई, जहाँ पर हमने साइबर थ्रेट्स पर, सिक्योरिटी नेटवर्क्स की सिक्योरिटी पर और पेन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पर काम किया। और 3 साल कैरियर के बाद वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर बन गया। अब यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग्स की बात करें, ट्रेनिंग्स की जो एक्सपर्टीज हैं तो पाइसर सर्ट के बिहाफ पर मैंने लॉ इन्फोर्समेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसके बाद यूनिवर्सिटीज के अंदर अवेयरनेस सेशन प्रोवाइड किए, उसके बाद कॉलेजेस में और स्कूल्स में अवेयरनेस सेशन प्रोवाइड किए। इसके अलावा नेवटेक की एक डिजिटल फोरेंसिक्स की एग्जीक्यूशन हुई, तो वहाँ पर एज अ डिजिटल फोरेंसिक्स ट्रेनर मैंने वर्क किया। डार्क वेब पर वहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की और साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की। इसके साथ साथ AJK IIT एक्सीलेंस सेंटर में भी एज अ ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। इसके बाद अगर सक्सेस और फेलियर की करें तो हर एक पर्सन के जब सक्सेस यूनिट नजर आ रहा होता है तो सब ये बिलीव कर रहे होते हैं कि इसकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन हर पर्सन की बैक एंड पर फेलियर्स होते हैं और कुछ ना कुछ वो पर्सन कोई ना कोई अपने चैलेंजेस देख के, बहुत सारी फेलियर्स देख के एक जगह पर पहुंचता है। तो मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि जो मैं पाकिस्तान लेवल पर मैं लर्निंग कर रहा हूँ तो क्या वही चीज़ें ग्लोबल लेवल पर भी हो रही हैं या जस्ट ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो मुझे इन सोसाइटीज़ का हिस्सा बनना था जो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी पर काम हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने देखनी थी। दैट्स वाई मैंने इंटरनेट सोसाइटी इस्लामाबाद का चैप्टर ज्वाइन किया, जहां से आगे फ्यूचर फर्दर जाके मैंने ग्लोबल चैप्टर का मेंबर बना। उनकी मेंबरशिप के लिए और उनकी फेलोशिप के लिए मैंने बार बार अटेम्प्ट्स किए और हर बार फेलियर फेस करनी पड़ी। एट द एंड मैंने APRIGF का 2022 में सिंगापुर के लिए मेरी फेलोशिप सिलेक्शन हुई, जहां पर DNS सिक्योरिटी और उसके अलावा इंटरनेट की गवर्नेंस के बारे में लर्निंग हुई। और वहीं पर ही जब था तो ICANN के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई और मलेशिया 75 में मैंने वो पार्टिसिपेशन की ICANN 75 के अंदर। उसके बाद AJK IT एक्सीलेंस सेंटर का क्या रोल है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो आजकल पाकिस्तान में हर स्टूडेंट्स को फेस करने को मिल रहा है वो ये है कि
हर स्टूडेंट अपने थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ के आ जाता है, लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर इंटर होता है तो उसे आइडेंटिफाई होता है कि जो नॉलेज मैंने वहां से गेन किया था वो मोस्टली थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हमने इस सेंटर का आगाज किया, जो कि इनिशिएटिव था एजेके आईटी एजेके आईटी बोर्ड का, और उसका नाम रखा गया एजेके आईटी एक्सीलेंस सेंटर। और वहां पर क्या हुआ, टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करवाया गया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करवाया गया, उसके बाद वेब डेवलपमेंट पर फोकस करवाया गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर फोकस करवाया गया। अगर नॉन टेक्निकल साइड की बात करें तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ई कॉमर्स पर काम शुरू कराया, डिजिटल मार्केटिंग पर, ग्राफिक डिजाइनिंग पर, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पर। तो इसमें ये बिलीव किया कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनके पास हो जो कि मार्केट डिमांडेड है, और वहां पर जाके सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी दें और अच्छी वहां से अर्निंग शुरू करें। एजुकेशन के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करें, डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ से अपने एक्सपीरियंस गेन करें और आगे जाके अपनी जॉब्स वहां पर गेन करें। तो इसी तरह साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक के आप लोग नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं कि आप लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, आप लोगों के अकाउंट से पैसे स्टील हो रहे हैं, और या आप लोगों के जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है सोशल अकाउंट्स पर आ रही है, तो आप लोग अपने हाथ से किसी किसी प्लेसेस पर, किसी स्पॉट्स पर अपने डाटा प्रोवाइड करें। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस थे। तो इसमें हमने जो बेसिक्स थी कि बेसिक अवेयरनेस इस चीज़ की थी, और उसके बाद हमने अपना डाटा को कैसे सिक्योर करना है, हमने अपनी बिफोर डाटा ब्रीच हमने प्रिवेंशंस क्या करनी है, हमने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर करना है। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी का सारा प्रोग्राम था। उसके बाद अगर हम इसके फ्यूचर की बात करते हैं या टेक अवेज की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम हर जगह पर अपने साथ जहां भी देखेंगे टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अगर अब नॉर्मली हम घर में एक बात करें तो हमारे घर में हम देखते हैं कि हमारे एयर कंडीशन, हमारे टीवी, हमारी लाइट्स, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, आईओटी बेस्ड हो चुकी हैं, कि सारी की सारी चीजें ऑटोमेशन में हो रही हैं। रात के टाइम अगर आप सोए हुए हैं, आपका एसी हैक होता है और फुल उस पर कूलिंग ज्यादा कर दी जाती है या हीटर ऑन कर दिया जाता है, तो ये आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रीज आजकल ऑटोमेशन की तरफ मूव कर गई हैं। गाड़ियों की तरफ अगर देखें तो गाड़ियां ऑटो पायलट की तरफ काम करना शुरू कर गई हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी फेस करने को मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर हम बात करें तो हमारा डाटा सारा क्लाउड पर है। पहले मोबाइल के अंदर होता था, हमें पता होता था हमने अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करना है। क्लाउड के ऊपर चला गया तो आपने क्लाउड को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये सारे के सारे मतलब इसके चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीजों की जो सिक्योरिटी है, अगर हम आईओटी सिक्योरिटी के बारे में बात करें, एआई की सिक्योरिटी के बारे में बात करें, मशीन लर्निंग की सिक्योरिटी के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सिक्योरिटी के बारे में बात करें, तो ये सारी की सारी आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा स्कोपिक काम है, जो कि आप साइबर सिक्योरिटी लर्न करके इनमें अपनी जगह बना सकते हैं और अच्छी वहां पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है हमें सुनने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। प्रॉब्लम क्या आता है कि हम इस टाइम जो अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं या हम ब्रीफ कर रहे हैं वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे पास भी क्यूरीज आती हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, साइबर क्राइम क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होती है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। लाइक आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आप लोगों के लैपटॉप्स हो गए, आप लोगों के नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, आप लोगों के सर्वर हो गए, आप लोगों के इंटरनेट हो गए। इन सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं वो आपकी साइबर सिक्योरिटी में आता है। अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, किसी बंदे को या किसी मेल या फीमेल को कोई हैरेस किया जा रहा है, कोई उनकी सोशल अकाउंट्स पर पिक्चर्स अपलोड की जा रही हैं, या कोई उन्हें कॉल करके उनका डाटा ब्रीच किया जा रहा है, तो वो साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम में लीगल जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, साइबर क्राइम एफ आई ए साइबर क्राइम विंग है, जो कि आपको इन चीजों से डील करती है। तो हमने जो बेसिक डिस्कशन करनी है वो साइबर सिक्योरिटी की करनी है। हमारे जो मेयर्स हैं वो बिफोर द थ्रेट्स हैं, कि आपके पास थ्रेट आया तो आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर आप ब्रीच हो जाते हैं, ब्रीच होने के बाद आपका डाटा किसी डार्क वेब पर सेल हो रहा है या किसी सोशल अकाउंट पर पहुंच गया, तो वो डील साइबर क्राइम वाले करते हैं। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है।
अगर हम कुछ केस स्टडीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो केस स्टडी हमें देखने को मिली वो लाहौर में मिली सिल्क बैंक के हवाले से कि उनका एटीएम हैक हुआ। ये फरवरी 8 फरवरी 2022 की रिपोर्ट है कि उनका एटीएम हैक हुआ, उसके साथ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाई। यहाँ पर आप कीपैड देख रहे हैं, तो ये एक मैनिपुलेटेड ऊपर कीपैड ऊपर एक चिपकाया गया जिससे आप लोग जो भी पासवर्ड एंटर कर रहे थे तो वो सारे के सारे पासवर्ड्स वहां पर उनके पास, हैकर्स के पास पहुंच रहे थे। तो सेकेंडली आप लोग जो एक इंजर्शन पॉइंट, जो एटीएम का इंजर्शन पॉइंट है, वहां पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब जब उसने एटीएम इंटर करेगा तो उसका डाटा एक एक्स्ट्रा डिवाइस ऊपर लगी हुई है वो रीड कर रही है, वहां से वो डाटा रीड कर रही है और इधर से एटीएम के कीपैड से वो आपके पिन कोड्स ले रही है। तो वहां आपके पास पूरा का पूरा डाटा हैकर्स के पास चला गया और हैकर्स ने क्या किया, मिलियंस ऑफ रुपीज बैंक के एटीएम से स्टील कर दिए। थर्ड जो नीचे आपको इमेज नजर आ रही होगी वो लैपटॉप हैकर ने उठाया हुआ है और एक कार्ड इंटर कर रहे हैं। तो वो टेम्पर्ड कार्ड है जो कि लैपटॉप के साथ कंट्रोल किया जा रहा है। तो जैसे ही वो इंटर करता है तो कुछ कमांड्स रन करने के बाद एटीएम से पैसे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ईरान न्यूक्लियर प्लांट अटैक की है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स मंगवाए गए जो कि ईरान के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए और वहां पर न्यूक्लियर को प्रोसेस करके वो अपना न्यूक्लियर अटैक, अपना बॉम्ब वगैरह तैयार कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि 2010 में एक यूएसबी जिसके अंदर वायरस था स्टक्स नेट के नाम से, उन्होंने वो कंप्यूटर के अंदर इंजेक्टर किया, इनसाइडर अटैक था, जिससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे उनके जो प्रोसेसिंग यूनिट थे सारे के सारे तबाह हो गए। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी केस स्टडी है वो ये है कि आप लोगों के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं सोशल जो आप लोगों के प्ले स्टोर पर या आप लोगों के स्टोर्स पर अवेलेबल है, हर 10 में से 6 आप लोगों के फेक हैं। इसमें आप लोग बैंकिंग की बात कर लें, क्रिप्टो की बात कर लें, ट्रेडिंग कोई अकाउंट्स है उनकी कर लें, पेमेंट्स की कर लें, फाइनेंशियल सर्विसेज कर लें, गवर्नमेंट की सर बात कर लें, तो ये इसके अंदर इतने परसेंट यहाँ पर फेक एप्लीकेशंस रन हो रही हैं। इसकी कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक बैंक को सर्च करते हैं और जैसे ही उसे आप सर्च करते हैं तो उसके नाम से रिलेटेड कई आपके सामने एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता कि कौन सी रियल एप्लीकेशन है, आप किसी और के अंदर अकाउंट बना लेते हैं जिससे क्या होता है कि आप लोगों के पैसे स्टॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक सामने केस स्टडी है। इसके बाद एक और केस स्टडी देखने को मिली कि व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हुए। तो इसके अंदर काफ़ी जो केस स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि आप लोगों को शायद लगता होगा कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ है और मेरे मोबाइल पर पासवर्ड लगा हुआ है तो देन मेरा मोबाइल सिक्योर है। लेकिन अगर आप हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपका मोबाइल फ़ोन सिक्योर नहीं है। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल वो कॉल्स तो अटेंड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने कॉल अटेंड की और कॉल से ओटीपी मंगवा लिया, आपके नंबर का ओटीपी अपने मोबाइल के अंदर एंटर किया और आपका व्हाट्सएप अकाउंट उसके पास चला गया है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। सेकेंडली अगर एज अ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बात की जाए पॉजिटिव वे में, तो वो ये है कि अगर किसी का ओटीपी किसी के पास चला जाता है तो उसके पास जितने भी यूजर ऐड होते हैं वो उसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करने शुरू कर देते हैं कि ये अकाउंट हैक हो चुका है और इस पर रिपोर्ट सेंड करें। तो इसी तरह हैकर यूज करके बार बार रिक्वेस्ट उस पर सेंड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जिससे किसी भी यूजर का व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर व्हाट्सएप डाटा की लीक की बात करें तो 500 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड डार्क वेब पर सेल हुआ है जो कि 28 नवंबर 2022 की न्यूज़ है। तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा ब्रीच हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आप लोग कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप की, लाइक जीबी व्हाट्सएप, एफबी व्हाट्सएप, जिसके अंदर छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, कोई भी डाटा विदाउट एनी पर मीन टू से कि कोई भी एप्लीकेशन विदाउट एनी अपने बेनिफिट के वो आप लोगों को कोई भी आप मतलब के फीचर नहीं दे सकता। लाइक कि आप लोग जीबी व्हाट्सएप की तरफ मूव करते हैं तो छोटे छोटे उसके अंदर फीचर्स आ रहे होते हैं कि कोई मैसेज डिलीट करे तो आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड वीडियो लेंथ आप स्टेटस पर अपलोड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे फीचर्स हैं, लेकिन वो आपको ये सर्विसेज क्यों दे रहे हैं? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अर्निंग एप्लीकेशन की कहाँ से हो रही होती है। या तो
नंबर ऑफ डाउनलोड्स पर आ रही होती है, जिसके अंदर उन लोगों के एड्स चल रहे होते हैं, या एप्लीकेशन आप लोगों का डाटा वहां से ब्रीच कर रही होती है। थर्डली वो कोई पेड एप्लीकेशन होती है जिसके अगेंस्ट वो चार्ज कर रही होती है। तो आप लोग खुद सोचें कि जीबी व्हाट्सएप आप लोग जब यूज कर रहे हैं तो आपको वो फ्री में फीचर्स दे रहा है, तो मीन टू से कि वहां से डाटा आप लोगों का ब्रीच हो रहा है। तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो उन्हें आप अनइंस्टॉल करें। रियल जो प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों का व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, तो वो वाले व्हाट्सएप आप लोग मोबाइल फोन्स पर अपने इंस्टॉल करें। यहाँ पर एक और एग्जांपल आई, लिंक्डइन रिकॉर्ड 2 मिलियन यूजर्स का लिंक्डइन रिकॉर्ड लीक हुआ, जो कि न्यूज है आपकी 12 नवंबर 2022 की। इसमें क्या हुआ कि आप लोगों का डाटा जितना भी लिंक्डइन अकाउंट्स पर पड़ा हुआ था वो सारा का सारा कंप्रोमाइज हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि मेरा डाटा लिंक्डइन पर तो सारा पब्लिकली है, कि मैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने सर्टिफिकेशंस कौन सी किए हुए हैं, मेरी लोकेशन कौन सी है, मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, ये तो पब्लिकली मेरा डाटा पड़ा हुआ है, तो इसमें मेरा डाटा क्या स्टील हो रहता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि डाटा दो टाइप का होता है। एक डाटा होता है जो कि आप पब्लिकली हर एक से शेयर कर रहे होते हैं, एक प्राइवेट होता है कि आपकी जो जॉब्स की या आप लोगों की जो बिजनेस की डील्स चल रही हैं वो चैट्स के अंदर चल रही हैं, तो वो सारा का सारा डाटा वहां पर ब्रीच होता है, जो कि आप लोगों को लॉस पहुंचा सकता है। उसके बाद फेसबुक डाटा की बात हुई, तो फेसबुक 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा यहाँ पर ब्रीच हुआ, जो कि 18 नवंबर 2021 की न्यूज है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे कंट्रीज का डाटा यहाँ पर कंप्रोमाइज हुआ और डार्क वेब पर सेल होने चला गया। अब हार्डवेयर थ्रेट्स की बात करते हैं। मोस्टली आप लोग देखते हैं कि किसी भी आप लोग किसी भी ट्रैवलिंग पॉइंट पर जाते हैं, लाइक बस स्टॉप पर जाते हैं या बस टर्मिनल पर जाते हैं या आप लोग एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को फ्री चार्जिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट तो एक बार लगा के देख रही है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। कोई आता है अपनी यहाँ पर कोई पर्सन आता है आकर अपनी यूएसबी वहां से अपनी यूएसबी केबल वहां लगा के, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई थी या सर्विस जो भी दे रहा है तो उनकी तरफ से लगी हुई, वो चेंज करके चला जाता है। तो आपको तो वो नॉर्मल केबल लगेगी, आपका मोबाइल फोन चार्ज होने लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर पिक्स में देखेंगे तो केबल के बैक एंड पे एक माइक्रोचिप आपको लगी हुई नजर आ रही है। जैसे ही आप मोबाइल के साथ प्लग इन करेंगे तो इस माइक्रोचिप के अंदर से एक मलिशियस कोड आपके मोबाइल फोन के अंदर इंजेक्ट होगा, जिससे आपका मोबाइल फोन कंप्रोमाइज हो जाएगा और आपका सारा का सारा डाटा ब्रीच होके हैकर्स के पास पहुंच रहा होगा। तो ऐसे पॉइंट्स पर जहां पर फ्री आपको केबलिंग की सर्विसेज है, जिससे आप लोग अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं, उन्हें अवॉइड करें। अपने चार्जर और अपनी केबल्स अपने पास रखें आप, जो आपको जब जहां पर जरूरत हो तो वहां पर जाके आप लोग प्लग इन करें और अपने आप को सेफ तरीके से अपने मोबाइल फोन या कोई और डिवाइसेस को चार्ज करें। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली कोर्स की बात करते हैं, जो कि हमारा कोर्स है वो 6 मंथ का कोर्स है, जिसका हमने नाम दिया है साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन एंड एथिकल हैकिंग। कोर्स का जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया वो 3 कैटेगरीज में किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेंसिव साइड, देन डिफेंसिव साइड, देन गवर्नेंस साइड। अगर हम ऑफेंसिव की बात करें तो हमने ऑफेंसिव के अंदर क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, इंट्रोडक्शन एंड अटैक फेज, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लेवल के हमने इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करनी है, तो वो ये चीजें हमने आइडेंटिफाई की। रिकॉग्निसेंस एंड फुटप्रिंटिंग, यहाँ पर कुछ टूल्स के नाम भी आपको मेंशन होंगे। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद स्कैनिंग्स कैसे करनी है किसी भी डिवाइसेस पर, तो स्कैनिंग के हमने कुछ टूल्स यहाँ पर स्टडी किए। उसके बाद देन हमने सिस्टम को कैसे हैक करना है, किसी भी मोबाइल फोन को या किसी भी हमने डिवाइस को या किसी भी कंप्यूटर को हमने कंप्रोमाइज कैसे करना है, तो उसके पासवर्ड क्रैकिंग, हमने उसकी प्रिविलेजेस को कैसे हमने एक्सीलेट करना है, की लॉगर्स कैसे हमने उसके अंदर इंस्टॉल करना है, स्पाइस टूल्स कैसे ऐड करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने हैकिंग के में आइडेंटिफाई की, ये स्टडी की। उसके बाद हम अगर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो हम एथिकल वे में यहाँ पर अटैक लॉन्च करके आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद हम उनकी लूप होल्स आइडेंटिफाई करके उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि ये आप लोगों के लूप होल्स से
और यहाँ से आप लोग कंप्रोमाइज हो सकते हैं। एज अ हैकर हम सोच रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ इस चीज को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद मोबाइल हैकिंग की हमने जो लर्निंग की है वो SMS फिशिंग, मलिशियस एप्लीकेशन, फेक वाईफाई नेटवर्क की लॉगिन्स वगैरह के बारे में चीजें लर्न की हैं। नेटवर्क्स के ऊपर हमने अटैक्स आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ पर कुछ लर्न किए हैं नेटवर्क्स पर किस किस टाइप के हम अटैक्स ऐड कर सकते हैं, और वेबसाइट्स को कैसे कैसे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो उसके भी हमने यहाँ पर मेथड देखे। तो वेब वल्नरेबिलिटीज की ये 3 यहाँ पर तरीके मेंशन है, लेकिन हमने इससे ज्यादा ही स्टडी किए, इससे कम नहीं किए। अगर हम बात करते हैं डिफेंसिव साइड की, तो यहाँ पर सॉक की हमने सबसे ज्यादा लर्निंग की कि सॉक क्या है, कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लाइक के कोई भी थ्रेट आता है तो उसे हैंडल करने के लिए उसके स्पेसिफिक लोग होते हैं। लाइक के वायरस आया है, उस वायरस किस टाइप का था, उसको एनालिसिस करना है, नेक्स्ट टाइम फर्दर उससे कैसे बचना है। तो ये सारी की सारी चीजें सॉक के अंदर हमने स्टडी की। सीम की अगर हम बात करें तो जो आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके जो लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे के सारे लॉग्स किसी एक जगह पर स्टोर हो रहे हैं। अगर कोई लॉग्स के अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी फाउंड होती है तो उसके अलर्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने सीम में आइडेंटिफाई की। उसके बाद क्यूरेडॉर हमने स्टडी किया, जो कि IBM की तरफ से एक टूल है, जो कि सीम्स टूल है। उसके बाद मेलवेयर थ्रेट की हमने यहाँ पर लर्निंग की है, जिसके अंदर हमने मेलवेयर एनालिसिस कैसे करना है और मेलवेयर या किसी भी एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स को बाईपास कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो टारगेट था वो ISO 27001 था, जिसके अंदर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो टेक्निकल अपनी स्किल्स ज्यादा मतलब कि अपनी टेक्निकल स्किल्स अपनी शो नहीं कर सकते, लेकिन उनके नॉलेज अच्छा होता है टेक्निकल स्किल्स के हवाले से, कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ थोड़ा वीक होते हैं, तो वो ज्यादातर गवर्नेंस की तरफ आते हैं। वहां पर आके अपनी पॉलिसीज, उस इंसिडेंट्स जो अकर हो रहे हैं उसके आपने पॉलिसीज बनानी है, या आप लोग यहाँ पर रूल सेट कर रहे होते हैं। लाइक के एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंटर होना है तो वहां पर जाते हुए आपने बायोमेट्रिक के थ्रू एंटर होना है, तो ये एक पॉलिसी बनी हुई है। अगर कोई एंटर वहां पर बायोमेट्रिक करके नहीं जाता तो उसकी सजा क्या होगी, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें गवर्नेंस के अंदर, पॉलिसीज के अंदर आ रही होती हैं। तो हम वहां पर रूल्स अपने सेट कर रहे होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज आई, कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हमें फेस करने को मिली, वो ये थी कि जहां पर स्टूडेंट्स लर्निंग तो कर लेते हैं लेकिन अपनी चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंटरव्यूज के अंदर नर्वस नजर आ रहे होते हैं, जहां पर उनकी अपने नॉलेज को एलेबोरेट करना होता है, आगे बतानी होती है चीजें, तो वहां पर वो अपने आप को सही डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए हमने एक प्रेजेंटेशंस का यहाँ पर सेशन ऐड किया, जिसके अंदर लोगों स्टूडेंट्स को एक प्रोफेशनल वे में कैसे प्रेजेंटेशन हमने देनी है और कैसे प्रेजेंटेशन के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे होगी, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड जो चीजें थी वो हमने प्रेजेंटेशन के अंदर कंप्लीट की। इसके अलावा एडिशनली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सॉफ्ट स्किल्स की कुछ चीजें ऐड की थी, कि लाइक हमने अपनी CV कैसे लिखनी है, हमने अपनी रिज्यूमे कैसे लिखनी है, हमने इंटरव्यू कैसे अपना कंडक्ट करवाना है, हमने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अप टू डेटेड करना है। उसके बाद हमने CV के अंदर अपनी चीजें मेंशन कैसे करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, लाइक कि एक बच्चे ने कोर्स कर लिया ये वाला, वो सिंपल एक वे में लिख देता है, एक सेंटेंस में लिख देता है कि मैंने ये वाला कोर्स किया हुआ है, लेकिन इस कोर्स के अंदर क्या किया वो चीजें वहां पर मेंशन करनी है जो स्किल्स के अंदर आ रही होती हैं, उसके में जो उसकी स्किल्स होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी यहाँ पर हमने उन्हें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया कि वो जीरो टू हीरो की तरफ मूव करें, कि वो जब एंटर हुए तो उन्हें अच्छी तरह हमने पॉलिश करके एक इंडस्ट्रियल लेवल के लिए प्रिपेयर किया, कि ताकि वो नेक्स्ट जब इंडस्ट्री लेवल की तरफ पहुंचे तो वहां पर वो अपने आप को रेडी समझे, किसी चीज से नर्वस ना हो और वो इंडस्ट्री को फेस करने के लिए रेडी हो। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस टाइप का ही स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया, इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर्स थे तो उसको हमने क्यों नहीं किया। तो ऑफेंसिव साइड की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये ट्रेन किया कि आप लोगों ने किस तरह से एज अ हैकर आप लोग किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप एंटर हो सकते हैं, किस तरह से आप लोगों ने किसी भी अटैक्स या कोई भी आपके अटैक्स की जो टेक्निक्स हैं वो आप कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हमने कवर की। डिफेंसिव सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या थी, कि
एक अच्छा जो हैकर है वो ही एक अच्छी डिफेंसिव सिस्टम बना सकता है। मीन उसे आइडिया होगा कि किस किस टाइप के अटैक्स आ रहे हैं, तो वो उसी टाइप के फायरवॉल्स वहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है, आईडीएस आईपीएस वहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है, और इंसिडेंट कोई अकर हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स कर सकता है। अगर हम यहाँ पर गवर्नेंस की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि गवर्नेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी। तो वो यही था कि जब साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात की तो हमने यहाँ पर अपने पॉलिसीज कैसे बनानी है इस चीज को आइडेंटिफाई हमने लर्न किया। उसके बाद प्रोसीजर्स कोई भी हम पॉलिसीज के अंदर प्रोसीजर्स कौन से यूज करेंगे वो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी अटैक लॉन्च होता है तो जितने टाइम के अंदर मिटिगेट होना है तो उसके अंदर जितना आपका डाटा लॉस हुआ है तो वो आपके रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ रहा होता है। तो देन आप वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि वो रिस्क आप लोग बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक के आप लोगों का सिस्टम के ऊपर एक रैंसमवेयर आया है, आपका 20% डाटा आपका रैंसमवेयर के अंदर आप लोगों का इनक्रिप्टेड हो गया है, 80% डाटा आपका सिक्योर है। लेकिन जो आपने जो बैकअप प्लान बनाया था तो आप रिट्रीव करके देखेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल 1 वीक का बैकअप प्लान बनाया था, तो 1 वीक का जो डाटा था वो 3 दिन रहते थे कि 1 वीक में मैं एक बार बैकअप अपना ऑफलाइन एक्टिवेट करता हूँ। तो वहां पे मैंने देखा कि 3 दिन हुए थे मैंने बैकअप लिया था और 3 दिन के बाद मैंने मजीद अपना बैकअप लेना था। तो क्या वो जो 3 दिन का हमारा डाटा है वो लॉस की तरफ चला जाएगा, तो वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा कि हम कितने परसेंट अपना डाटा लॉस बेयर कर सकते हैं, उसका मैनुअल तरीके से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नेंस के अंदर हम देख रहे होते हैं। उसके बाद हम प्राइवेसी की रेगुलेशन बना रहे होते हैं, लाइक के कोई कौन सा विजिटर किस लेवल तक अलाउ है, उसके बाद एम्प्लॉयज किस लेवल तक अलाउ है, उसके बाद प्रोफेशनल अगर नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उन्हें किस लेवल तक अंदर एंटर होने की परमिशन है। तो ये सारी की सारी आप लोग यहाँ पर रेगुलेशंस ऐड कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये आपका कोर्स पार्टिसिपेंट्स के करियर में किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का इनहेंस टेक्निकल स्किल्स कि आप लोगों को 100% हैंड्स ऑन की तरफ हम लेके जाएंगे इंस्टेड ऑफ वही थियोरेटिकल बोरिंग पोर्शन। लेकिन यहाँ पर चैलेंज क्या आता है कि थियोरेटिकल पोर्शन भी किसी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कि मुझे एक वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आता हूँ कि वर्ड MS वर्ड की मैं बात करता हूँ, वहां पर मुझे सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी आती है। लेकिन मुझे कल को कहा जाता है कि इस डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट बना के दिखाएं, तो वो रिपोर्ट राइटिंग आप कहाँ से सीखेंगे? आप उस रिपोर्ट राइटिंग थ्योरेटिकल पोर्शन से सीखेंगे कि आपने किस किस टाइप से वो अपनी रिपोर्ट्स बनानी है और क्या क्या आपने चीजों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीजों का ख्याल नहीं रखना। तो इन सारी की सारी चीजों को आप टेक्निकल स्किल्स जितनी भी होंगी इनसे ही आप लोग सीख रहे होंगे। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो यही है कि हमने मेन फोकस अपना टेक्निकल स्किल्स पर ही करना है कि आपके नेटवर्क सिक्योर कैसे करने हैं, आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करनी है, आपने इंसिडेंट से रिस्पांस कैसे करना है, आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे करनी है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लर्न करेंगे। उसके बाद आप लोगों की करियर की अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान में इसकी बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी आप लोगों की करियर की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक के कल परसों मैं एक देख रहा था कनाडा के अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। थर्ड हाई डिमांडेड साइबर सिक्योरिटी कोर्स है जो कि वो डिमांड कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमारे पास आए। थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा वहां पर डिमांड है। इम्प्रूव्ड क्रेडिबिलिटी, यहाँ पर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपर्ट्स से आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाएंगी। देन आप लोगों को इस हद तक एक्सपर्ट किया जाएगा कि आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आगे जाएंगे। तो कहीं पर अगर आप इंटर्नशिप पर या जॉब की तरफ जाते हैं तो आप अपने आप को प्रोफेशनल बिहेवियर में पाएंगे। ये नहीं होगा कि आप वहां पर भी जाके वैसे रिएक्ट कर रहे होंगे जैसे कि एक यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कोई स्टूडेंट रिएक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी को भी हम इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में क्या है और पाकिस्तान से बाहर क्या है,
तो 31% 2019 से लेकर 2029 तक पूरी दुनिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी। और ये एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक चीज़ है ये, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स मीन टू से के रिक्वायरमेंट होगी वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ होगी, आईओटी के अंदर होगी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ होगी, ऑटोमेशन की तरफ होगी, एआई के अंदर होगी। तो ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि 31% इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड होगी। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर यहाँ पर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नादरा हो गया, पीटीए हो गया, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो एक पाकिस्तान की नेशनल सर्ट अप्रूव हो चुकी है, तो पाकिस्तान नेशनल सर्ट पर काम कर रहा है। तो नेशनल सर्ट में भी जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएंगी। इसके साथ साथ जो आप लोगों की नेशनल सर्ट्स के अंडर डोमेस्टिक सर्ट्स बन रही होंगी या सेक्टरल सर्ट बन रही होंगी या ऑर्गेनाइजेशनल सर्ट्स बन रही होंगी, तो वहां पर भी साइबर सिक्योरिटी की प्योरली डिमांड होगी। उसके बाद अगर आप अपने करियर की बात करें तो आप लोग किन किन डोमेन्स के अंदर जा सकते हैं एज अ प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिस्ट आ जाएंगे। आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किस टाइप के थ्रेट्स आ रहे हैं और उन्हें आप लोग कैसे उन अटैक्स को कैसे आप लोग मिटिगेट कर रहे हैं, उन ब्रीचेस को कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, एनालिसिस उनके कर रहे होते हैं। जो हमने पीछे डिफेंसिव साइड में सॉक सिक्योरिटी सॉक या सीम के हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। तो बेसिक जो जॉब का रोल होता है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट का ही होता है। उसके बाद सिक्योरिटी इंजीनियर जो कि डिप्लॉयमेंट्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं कि किस टाइप का हमने नेटवर्क बनाना है, किस टाइप का उसके अंदर हमने सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, ये सारी की सारी चीजें सिक्योरिटी इंजीनियर्स देख रहे होते हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टर जिसे हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं, तो पेनिट्रेशन टेस्टर क्या कर रहे होते हैं कि अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिफरेंट वे से अटैक करके देख रहे होते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से लूप होल्स हैं, ताकि उससे वो क्लोज कर सकें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी उसके अंदर अटैक्स ना आ सके। अगर हम मज़ीद बात करें तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा जॉब रोल है, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट जहां पर अपने आप को साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑफेंसिवली भी वर्क कर रहा होता है, डिफेंसिवली भी वर्क कर रहा होता है, पॉलिसी मेकिंग की तरफ भी कर रहा होता है। मच एक्सपीरियंस लेवल पर जाके एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनता है। देन साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, यहाँ पर क्या होता है कि टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे लेके चलना है, टीम ने क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें एज अ साइबर सिक्योरिटी मैनेजर देख रहा होता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारी बात हुई कि एजे के अंदर, एजे के आईटी बोर्ड के तरफ से जो सेंटर है एजे के आईटी एक्सीलेंस सेंटर, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। जो प्रीवियस हमने 2 बैच रन किए तो इनमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो इंटरनेट की थी कि इंटरनेट का लो बैंडविड्थ था और स्टेबल नहीं था, फ्लक्चुएट कर रहा था। और उसके बाद जो वर्क स्टेशन थे या मशीन्स थे, जो पीसीज थे, उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे थे तो वो उसके अंदर भी काफ़ी इश्यूज हमें फेस करने को मिल रहे थे। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ लाइव वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस नहीं थी जिस पर हम टेस्टिंग कर सकें या उन पर अटैक्स लॉन्च कर सकें। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हमने चैलेंजेस को मिटिगेट कैसे किया। जहाँ पर इंटरनेट की बात आ रही थी तो हमने कुछ ऐसी लैब्स वर्क इम्प्लीमेंट की, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की, जिसके अंदर ज़्यादा हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती थी। तो हम अपने ही एक मल्टीपल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हुए एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इन लैब हम अटैक्स लॉन्च कर रहे थे। उसके बाद कुछ हमारी जो चैलेंजेस आ रहे थे, लाइक हमारे पास लाइव वेबसाइट्स नहीं थी या हमारे पास कोई लाइव हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उसको हमने किस तरह से टैकल किया कि हमने कुछ बग बाउंटी प्रोग्राम्स लाइक हैकर वन हो गए या और बग ग्राउंड के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पर मेगा जो वेबसाइट्स हैं, मेगा ऑर्गेनाइजेशन है लाइक गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, इस टाइप की जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो परमिशन दे रहे होते हैं कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक लॉन्च करें, लेकिन हमारी जो लूप होल्स हैं वो आपने रिवील नहीं करने,
हमें वो जो हमारे जितने भी लूप होल्स हैं वो हमें आप लोग शेयर करें, तो हम उसके अगेंस्ट आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से रिगार्ड करेंगे, इन रिगार्ड इन सेंस कि वो पे करेंगे या आपको वॉल ऑफ फेम पर उन आपका नाम मेंशन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आ रही थी, और मशीन की कॉन्फ़िगरेशन की जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो कुछ बिल्ट इन टूल्स लाइव लैब्स अवेलेबल हैं, लाइक ट्राई हैक मी हो गई, हैक द बॉक्स हो गई, जहाँ पर हमें चैलेंजेस बने बनाए मिलते हैं। उन चैलेंजेस के अंदर हम एंटर होके फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस जो हमें फेस करने को मिले, जिसके हमने टैकल किया। अगर यहाँ पर आप अपने करियर की बात करें कि आप लोगों की सक्सेस स्टोरी कैसे बन सकती है, तो क्या आप लोगों के लिए टिप्स होंगे, क्या आप लोगों ने अपने आप को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप लोग अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपनी एजुकेशन पर फोकस दें, कि आप लोगों ने जो ग्रेजुएशन किया है या बैचलर्स किया है, अगर साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में आना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आप लोग साइबर सिक्योरिटी में ही मास्टर या बैचलर करें, नहीं तो कंप्यूटर साइंस तो एटलीस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की कोडिंग कैसे काम कर रही है, आप लोगों की वेबसाइट्स कैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों की नेटवर्किंग कैसे काम कर रही है। तो कुछ इस टाइप की चीजें हैं जो बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद कुछ कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कंप्टिया सिक्योरिटी के नाम से, SCI, SSP, CEH, ये कुछ कोर्स हैं। इसके अलावा बहुत कोर्सेज हैं। जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप पेड कोर्सेज की तरफ ना जाएं। जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो सबसे बढ़ के जो फर्स्ट है AJK IT एक्सीलेंस सेंटर, जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करवाया जा रहा है, इस टाइप के कोर्सेज की तरफ मूव करें। तो एज अ प्रोफेशनल वर्क के लिए आप लोग यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब से देन हेल्प ले सकते हैं। अगर इनिशियली आप इन प्लेटफॉर्म से हेल्प लेंगे तो आप लोग उस तरह से एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, जो अटैक्स होंगे वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे, या जो डिफेंसिव सिस्टम होगा वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा। आगे एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कहीं भी आप लोग एंट्री लेवल की जॉब्स आइडेंटिफाई करें या उस डोमेन के अंदर इंटर्नशिप्स करें, क्योंकि आप हाई टू हाई लर्निंग कर लें, लेकिन जब तक आप कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आ रहा होगा, तो आप लेटेस्ट जो अटैक्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट आप लोगों के पास लूप होल्स आ रहे हैं, आप उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे और आप उनसे अवेयर नहीं होंगे। तो दैट्स वाई आप लोग एंट्री लेवल की जॉब से आगे एंटर हो, और वॉलंटियर्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, लाइक के जो आप लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं, बग बंटी टाइप या इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर शुरू में जो एफर्ट करनी पड़ती है आपको वॉलंटियरली करनी पड़ती है, देन उसके बाद वो आपको रिगार्ड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, कि आपको डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्टिंग लिखनी आनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आप लोगों को सिक्योरिटी मेजर्स का पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको साथ साथ लर्न करनी है, ताकि आप अपनी एक सक्सेस स्टोरी बना सकें। उसके बाद अपने आप को जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स आ रहे हैं उनसे अप टू डेटेड रखना है। लाइक के एक अटैक लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप उनसे अवेयर थे, लेकिन एक किसी और कंट्री के अंदर अटैक लॉन्च हुआ है, आप उससे अवेयर नहीं थे। नेक्स्ट टाइम वो अटैक आप पे आएगा तो आप उससे अवेयर नहीं होंगे, तो वो आपको डैमेज कर जाएगा। तो इतना हद तक आप अपने आप को अवेयर रखें कि कहीं पर भी अटैक लॉन्च होता है तो वो किस तरह से हुआ है, उसकी पूरी की पूरी केस स्टडी आप रीड करें। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के लेटेस्ट अप टू डेटेड अटैक्स आ रहे हैं। नेटवर्किंग की बात करें तो आप लोग कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करें, कोई सेमिनार्स, वेबिनार्स, इस टाइप की चीज़ों को ज्वाइन करें, कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग अपने आप को टाइम टू टाइम आप लोग रेडी रखें कि भी आप लोगों के पास अटैक्स आ रहे हैं तो आपके नेटवर्क से अंदर लोगों को पता हो कि लाइक के यहाँ से मैं किसी फॉरेन कंट्री की बात करता हूँ, तो फॉरेन कंट्री में कोई अटैक आया तो आपके वहाँ कनेक्शन होने चाहिए, कम्युनिटीज का आप पार्ट हो के वहां पर पोस्ट हो कि ये अटैक हुआ है, तो आपको यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए पता हो कि ये अटैक वहां पर आया था और इस टाइप से काम करता है। देन आप अपने आप को एक एज अ अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह सकते हैं। उसके बाद आप अपने सॉफ्ट स्किल्स की तरफ सबसे ज्यादा फोकस करें, कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या आ रहा होता है कि मोस्टली आप लोगों के पास आइडिया होता है कि आप लोगों ने काम कैसे करना है, आप लोग लेकिन अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे होंगे, आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स कैसे होंगी, आपकी
किसी कम्युनिटी के अंदर बात करनी है वो कैसे बात करनी है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे कैसे सॉल्व करना है, ये सारी की सारी चीज़ों की भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम फॉर ऑल ऑफ यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली लेट मी नो। If anybody has any questions, please chat box में डाल दीजिए. We'll look into that and get back to you right away. And those of you who are live with us on Facebook, आप वहाँ पे भी comment में अपने questions को add कर सकते हैं. Sir, I guess no one have any question. Then kindly give your conclusion remarks and we should finish this meeting. Yes, just hold on a few more seconds. We're just waiting on some sort of feedback, if there is any, and then we'll conclude, inshallah. Okay, sure, sir. All right, okay. I think nobody has any questions here today, but thank you very much for to all of you for attending. Thank you, Father Gwalsab, for your expert input. I'm sure people would have learned and sort of grasped some ideas of how they can promote or, go forward in their careers, inshallah. If anybody has any questions, any queries, you can get in touch with us directly through our Facebook page, social media, across Facebook, internet, and email as well, at AJK, reach at AJK, reacheducate@ig.com, at gmail.com, sorry. We will be posting these informations for you in the chat box here as well and other places. Thank you.